देखिए पिछले लेक्चर में आपका ये कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल या विचारण पढ़ाया जा रहा था। इसमें आपका ये बताया गया कि कोर्ट ऑफ सेशन विभिन्न मामलों में विभिन्न प्रकार की ट्रायल को अपनाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के विचारण की प्रक्रिया को अपनाता है। और इसको हमने 3 वर्गों में बांटा था 3 वर्गों में बांटा था। और आपका पहला वर्ग जो हमें बताना है वह रेगुलर ट्रायल का प्रोसीजर, यानी कि नियमित विचारण की प्रक्रिया। नियमित विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख सेक्शन 225 से लेकर 236 में दिया गया है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 225 से लेकर 236 तक में दिया गया है, जो निम्नलिखित है। अब यही आपका जब भी मेंस में आए, अगर टिप्पणी में आए तो 2-2, 3-3 लाइन ऐड करके लिखिएगा हर एक धारा। अगर डिटेल में आए तो थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। अब एक एक सेक्शन को देखा जाए। एक विचारण अच्छे से देखिए, उसके बाद उसी तर्ज पर और विचारण चलेंगे। हाँ, थोड़ा प्रक्रिया छोटी हो जाएगी और कुछ ही अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं। तो आइए आपका शुरुआत किया जाए। सत्र न्यायालय के समक्ष नियमित विचारण की क्या प्रक्रिया होती है। ये स्पेशल नहीं है कौन सा ट्रायल चल रहा है, आपका रेगुलर या नियमित। एक एक आपका शब्दों पर भी ध्यान देना है। देखिए आपका क्या क्या बताया गया है, एक एक करके देखा जाए। देखिए, विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना, यानी कि सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में प्रोसिक्यूशन को जो हैंडल करेगा या संचालन करेगा, लोक अभियोजक करेगा। यानी कि सेक्शन 225 एक लाइन केवल बताता है कि सत्र न्यायालय में विचारण का प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। देखिए आपका इतना लिख देंगे मेंस में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें आपका जानना रहता है। और एक्स्ट्रा जो जानना रहता है वह ये जानना रहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पीपी या लोक अभियोजक को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 2U में लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। लोक अभियोजक का मतलब क्या हुआ, तो जिसे सरकार ने सेक्शन 24 के तहत अपॉइंट किया है, या जो ऐसे अपॉइंट व्यक्ति के डायरेक्शन में, यानी कि निर्देश में कार्य करता है। यानी कि जिसे धारा 24 के तहत लोक अभियोजक के रूप में सरकार ने नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। और जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है, यदि वह किसी अन्य अधिवक्ता को अपनी ओर से निर्देश देता है कि वह जाकर कोर्ट ऑफ सेशन में मामले का संचालन करे, तो जिस व्यक्ति को निर्देश दिया गया है वह व्यक्ति भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अधिवक्ता के रूप में जो अनुभव है वह 7 ईयर का है। ये सेक्शन सीआरपीसी का 24 स्पष्ट रूप से बताता है। तो ये लिखना नहीं है, बस जानना है भाई आपका। 225 के बाद आ जाइए 226 226 सेक्शन, भाई याद रखिएगा, 2-2 लाइन। आइए आपका 226 देखा जाए।
अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। देखिए क्या कहा गया है। जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, यानी कि अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ किया जाएगा, तो सेक्शन क्या बताता है ये पहले समझिए। जब अभियुक्त धारा 209 के तहत मामले के सुपुर्दगी के पश्चात सत्र न्यायालय में या तो हाजिर होता है या लाया जाता है, तो सबसे पहले 209 देखना है। कोर्ट ऑफ सेशन को मामला सुपुर्द करना, फिर शब्द पकड़ना है हाजिर होता है या लाया जाता है। ये दोनों शब्द एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। देखिए आपका फिर 209 पर पढ़ाया भी गया था, फिर बताया जाए। सेक्शन 209 ये बताता है कि जब सामान्यतः प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का काग्निजेंस लिया है और यह देखता है कि यह अपराध अनन्यतः या पूर्णतः कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल योग्य है, तो सेक्शन 209 के तहत ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को और मामले को आपका कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द कर देगा और इसकी सूचना किसको देगा? मजिस्ट्रेट, पीपी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक। तब मामला और अभियुक्त कहाँ आ गए? 209 के बाद किस कोर्ट में आ गए? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो जब 209 के तहत मामला सुपुर्द किया गया, तो ऐसे सुपुर्दगी के बाद या तो ऐसा अभियुक्त हाजिर होता है। हाजिर होता है का मतलब ये हुआ कि उसे जमानत मिली हुई है, वह जमानत पर है और आपका न्यायालय ने बुलाया और वह जमानत पर रहते हुए हाजिर हुआ। और लाया जाता है का मतलब ये हुआ कि उसे जमानत नहीं मिली है, वह जेल में है, तो जेलर ने उसे आपका न्यायालय में लाया। दोनों याद रखिए, हाजिर होता है मतलब कि बाहर है जेल से, और लाया जाता है मतलब कि अभिरक्षा में है, कस्टडी में है। आगे देखिए, फिर एक बार बैरक देखिए। जब अभियुक्त धारा 209 के अधीन मामले की सुपुर्दगी या कमिटल के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब अभियोजक अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष हाजिर हो गया या लाया गया, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, सरकारी वकील होगा, वह अभियुक्त के विरुद्ध जो इल्ज़ाम लगे हैं उनका कथन करेगा, उनको कोर्ट ऑफ सेशन को बताएगा और कोर्ट ऑफ सेशन को यह भी बताएगा कि वह इन अभियोगों को किन किन साक्ष्यों द्वारा साबित करने का प्रपोजल करता है, प्रस्थापना करता है, ऑफर करता है। अर्थात सरकारी वकील ये बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से साक्ष्य हैं, जिन साक्ष्यों के आधार पर मैं अभियुक्त के विरुद्ध लगे इल्ज़ाम को कोर्ट के समक्ष प्रूफ करूंगा, साबित करूंगा। इसके बाद आता है सेक्शन 227 डिस्चार्ज या उन्मोचन। ये सेक्शन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका धारा 227 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी बनता है, इंटरव्यू में भी बनता है। उन्मोचन
उन्मोचन या डिस्चार्ज कर देना। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सीआरपीसी की किस धारा में डिस्चार्ज का नहीं सत्र न्यायालय के समक्ष डिस्चार्ज का प्रावधान किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 227 में। डिस्चार्ज के बारे में आपका कुछ छोटी छोटी बातें भी जाननी है। क्या डिस्चार्ज निर्णय है कि नहीं? तो डिस्चार्ज निर्णय नहीं है। पहली बात जो जाननी है। उन्मोचन कब किया जाता है? तो सदैव आरोप के विरचन के पूर्व, यानी कि चार्ज फ्रेम करने के पूर्व ही उन्मोचन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका जानना है कि उन्मोचन किन विचारणों में होता है? तो उन्मोचन केवल और केवल उन्हीं विचारणों में होता है जिसमें आरोप या चार्ज आरोप का निर्माण लिखित में होता है। इसके बाद उन्मोचन है क्या? तो एक प्रकार का आदेश होता है। तो उन्मोचन के द्वारा क्या किया जाता है? कार्यवाही समाप्त किया जाता है कि स्थगित किया जाता है? तो आपका जवाब रहेगा कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि साक्ष्य अपर्याप्त रहता है। यानी कि आगे बढ़ने के लिए आप कह सकते हैं कि पर्याप्त आधार नहीं होता। यानी कि यदि न्यायालय की राय में पर्याप्त आधार या सफिशिएंट बेस नहीं है तो ऐसी दशा में आपका डिस्चार्ज का प्रावधान किया गया है। आपका डिस्चार्ज का प्रभाव भी पूछा जाता है। डिस्चार्ज दोष मुक्ति या दोष सिद्धि नहीं है, ये भी याद रखिए। यानी कि जो डिस्चार्ज या उन्मोचन होता है न तो वह एक्विटल कहा जाता है न कन्विक्शन कहा जाता है। तो एक प्रकार का यह आदेश है जिसके द्वारा साक्ष्य के अपर्याप्त होने के कारण या पर्याप्त आधार न होने के कारण कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। दोष मुक्त दोष सिद्धि नहीं। कई बार आपका पूछा भी जाता है। फिर आपका डिस्चार्ज जब पढ़िएगा तो सेक्शन 300 भी आपको देखना है कि क्या उन्मोचन के मामले में धारा 300 का बचाव मिलेगा कि नहीं। तो धारा 300 का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 300 का बचाव तभी मिलेगा जब दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हुई हो। अब आइए डिस्चार्ज को डिटेल में कह करके देखा जाए। जब आपका अभियोजन ने अपनी बात शुरुआती दौर में रखी, फिर आपका अभियुक्त ने रखी शुरुआती दौर में अपनी बात, अभियोजन ने कुछ दस्तावेज पेश किए, कुछ बयान पेश किए और कोर्ट ऑफ सेशन को लगा कि इन बयानों ये बयान या ये साक्ष्य इतना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसी दशा में कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो ऐसी दशा में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है और कार्यवाही को रोक सकता है। यानी कि कुल मिलाकर इसको कहा जाता है कि शुरुआती दौर में ही फाइल को बंद कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि साक्ष्य उतना पर्याप्त नहीं था जितना होना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन की राय में। लेकिन फाइल बंद हुई है। जैसे ही साक्ष्य पर्याप्त मिलता है ये फाइल पुनः खुल सकती है और आरोप के निर्माण से कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है, क्योंकि
इस मामले में केवल आपका स्थगित किया गया है, कार्यवाही समाप्त नहीं हुई। तो डिस्चार्ज में एक खतरा रहता है, वह खतरा ये है कि जैसे ही साक्ष्य पर्याप्त मिलता है, आपका 228 से पुनः कार्यवाही क्या हो जाएगी, शुरू। एक खतरा है, जबकि दोष मुक्ति और दोष सिद्धि में उतना खतरा नहीं है, क्योंकि 300 का आप क्या ले सकते हैं, धारा बचाओ। देखिए आपका अब ये जो आता है कि क्या उन्मोचन कब किया जाता है, पहले स्टेज पर आइए, ये भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। उन्मोचन सदैव आरोप के निर्माण के पूर्व किया जाता है। यानी कि उन्मोचन जब भी किया जाता है, आपका आरोप के निर्माण के पूर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर आरोप का निर्माण हो गया है तो क्या उसके बाद डिस्चार्ज किया जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा सामान्यतः नहीं। हाँ, उसके बाद निर्णय आएगा और या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, यानी कि या तो दोष मुक्ति होगी या दोष सिद्धि, उन्मोचन नहीं। उन्मोचन किन विचारणों में होता है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उन्मोचन का प्रावधान सभी विचारणों में नहीं है, सतर्क रहना है। केवल उन विचारणों में है जिनमें आरोप का विवेचन लिखित में किया जाता है। तो अब समस्या ये आई कि आरोप का विवेचन लिखित में किन विचारणों में किया जाता है। तो दो ट्रायल हैं जिनमें आरोप का निर्माण लिखित में होता है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारण और मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों में विचारण। अन्य विचारणों में डिस्चार्ज नहीं है, यानी कि केवल दो में है। आइए आपका ये आपका पूछा भी गया है, उन्मोचन निर्णय है कि आदेश है, तो न्यायालय द्वारा दिया गया एक प्रकार का क्या है, आदेश। कार्यवाही समाप्त की जाती है कि स्थगित की जाती है, तो समाप्त न कर दीजिएगा, क्या की जाती है, स्थगित। और अभियुक्त को जेल से छोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि न्यायालय की राय में पर्याप्त आधार नहीं है ताकि अभियोजन को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद आपका सेक्शन 300 पर लास्ट में आ जाना है। सेक्शन 300 आपका ये बताता है कि प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट, यानी कि पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति अगर किसी व्यक्ति की हुई है उसी अपराध में, तो सामान्यतः दूसरा मुकदमा उसके विरुद्ध नहीं चलाया जाएगा। तो चूंकि उन्मोचन न तो पूर्व दोष सिद्धि है न ही पूर्व दोष मुक्ति, अतः उन्मोचन के मामले में सेक्शन 300 कोई बचाव नहीं देगी और उसी विषय पर दूसरा मुकदमा चलाया जा सकता है या उसी मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आइए, ये तो सामान्य बातें बताई गई। अब बेयर एक्ट क्या कहता है, आपको 227 से आपका बेयर एक्ट भी कवर करना है। लेकिन ये जरूर याद रखिए, डिस्चार्ज हर एक विचारण में नहीं है। किस विचारण में है, जिनमें आरोप का निर्माण या विवेचन या फ्रेम कैसे किसमें होता है, ओरल की लिखित में होना आवश्यक है, लिखित में। तो सेक्शन 227 कहता क्या है, इसको आपका अलग अलग पॉइंटों में तोड़ना रहता है। देखिए एक एक शब्द सा देखिए, यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, यानी कि मामले का अभिलेख कोर्ट ऑफ सेशन ने देखा, अभिलेख या रिकॉर्ड देखा,
जो उस मामले में डॉक्यूमेंट पेश किया गया है अभियोजक द्वारा या दस्तावेज पेश की गई है उस पर विचार किया। रिकॉर्ड देखा, फिर अभिलेख देखा और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन को सुनवाई कर लेने के पश्चात, यानी कि इसके लिए थोड़ा बहुत किसको सुन लिया गया, अभियुक्त की बातें सुन ली गई। काट दीजिए। इसके लिए आपका कुछ अभियुक्त को भी सुना गया और कुछ किसको सुना गया, अभियोजन को, प्रोसिक्यूशन को, यानी कि पूरा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ी बात करनी है। अभियुक्त का अधिवक्ता अपनी बात रख दिया, लोक अभियोजक अपनी बात रख दिए, जो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट पेश किए गए कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष उस पर विचार किया गया के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो अभी हमने बताया कि कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगता है कि सफिशिएंट बेस नहीं है अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के, यानी कि पर्याप्त आधार नहीं है। तो ऐसी दशा में वह 227 के तहत अभियुक्त का क्या करेगा, आपका अभियुक्त को डिस्चार्ज करेगा, उन्मोचन करेगा और ऐसे उन्मोचन किए जाने के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा, यानी कि कारण लिखना आवश्यक है कि हम क्यों डिस्चार्ज इनको कर रहे हैं। इस प्रकार आपका 227 भी समाप्त हो गई। अब आपका 228 आइए। सेक्शन 228 से भी आपका अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है और प्री में भी और इंटरव्यू में भी आपका बनता है सेक्शन 228। जो सेक्शन 228 आपका चलेगा, इसमें आरोप का निर्माण होगा, आरोप का विरचन किया जाता है। जो ये आरोप का निर्माण होगा या आरोप का जो विरचन होगा, ये कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा किया जाता है। यहाँ से आपका आरोप के विरचन से 4-5 बातें निकालनी हैं जो काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी बातें आरोप के विरचन से रिलेटेड हैं उनको देखा जाए। यानी कि आरोप के निर्माण से कई बातें जुड़ी हैं। आपका आरोप का निर्माण जब भी पढ़िए तो मैं सेक्शन बता रहा हूँ। सबसे पहले 2B पढ़िएगा। कौन सी धारा? 2B। इसके बाद जो आपको हल्का सा देखना है, सेक्शन 211 से लेकर 224, यानी कि 211 से लेकर 224 तक। इसके बाद आप देखेंगे धारा 464, यानी कि 464। आरोप विरचन में गलती हो गई। आरोप का प्रारूप भी थोड़ा देखना है और प्रारूप के लिए सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या आपका 32। और जब भी आरोप पढ़िए तो एविडेंस में भी पढ़िएगा फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। पूछा जाता है कि सीआरपीसी में विवादक तथ्य क्या होता है, तो सीआरपीसी में जो फैक्ट इन इशू होता है, विवादक तथ्य होता है, वह आपका आरोप ही होता है। फिर आपका यहाँ से और देखना है कि क्या आरोप लिखित में होना चाहिए कि लिखित में होना आवश्यक नहीं है, और कब सारांश बता देना पर्याप्त होगा, ये भी आपको देखना है। यानी कि आपका कई बातें यहाँ गौर करनी है। थोड़ा बहुत डिटेल में पहला आपका विचारण बताया जा रहा है। इसके बाद आपका इंटरव्यू में एक क्वेश्चन और बना है, और वह ये बना है आपका कि
जांच और विचारण में अंतर, यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल में अंतर आप कैसे करेंगे। फिर आपका ये बना है कि विधिक रूप से ट्रायल कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से आपका शुरू होता है। कानूनी तौर पे देखा जाए तो वैसे तो भाई 225 से है, लेकिन वास्तव में जो ट्रायल होता है उसका प्रारंभ आपका आरोप के निर्माण से होता है। यूपी में इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि इंक्वायरी और ट्रायल में कैसे अंतर करेंगे, किस स्टेज से अंतर करेंगे। तो बस एक लाइन आपका जवाब होना चाहिए कि आरोप के निर्माण के पूर्व जितनी न्यायिक कार्यवाही है वह जांच कहलाएगी, इंक्वायरी कहलाएगी। अब तुरंत यहाँ डिस्चार्ज को कवर करना है। एक पॉइंट छूट गया था पढ़ाने में डिस्चार्ज में कि जो उन्मोचन है वह जांच का नेचर है कि विचारण का। तो चूंकि डिस्चार्ज आरोप के निर्माण के कब किया जा रहा है, पूर्व, अतः उसे क्या माना जाएगा, जांच। याद रखिए एक पॉइंट छूट गया था डिस्चार्ज में। और आरोप के निर्माण के जो भी बाद की कार्यवाही होगी उसे ट्रायल कहा जाएगा। यानी कि आरोप से ही शुद्ध रूप से किसकी शुरुआत होती है, आपका ट्रायल या विचारण। तो आरोप पर एक एक लाइन जो कोरिलेट है उसको बताया जाए और तब सेक्शन वाइज अलग बताया जाएगा। आरोप की परिभाषा 2B में दी गई है। आरोपों का प्रारूप सेक्शन 211 से लेकर 217 तक दिया गया है। आरोपों का संयोजन 218 से लेकर 224 तक में दिया गया है। आरोप में गलती का प्रभाव सीआरपीसी की धारा 464 में दिया गया है। आरोप का प्रारूप या मॉडल सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 32 में दिया गया है। अब समस्या ये आई कि क्या आरोप जो लगाया जाता है वह लिखित में होगा कि सारांश भी बताया जा सकता है। तो यहाँ सतर्क रहना है। दो विचारणों में आरोप का लिखित में होना आवश्यक है और वह विचारण है कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण और मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। याद रखिएगा किन किन विचारणों में लिखित होगा, विस्तृत होगा, सुस्पष्ट होगा, काफ़ी विस्तृत भाई होगा, लिखित भी होगा। और जो दो विचारण हैं उसमें यानी कि आपका समन मामलों का विचारण मजिस्ट्रेटों द्वारा और संक्षिप्त विचारण में आरोप का लिखित में होना आवश्यक नहीं है, केवल सारांश बता देना ही पर्याप्त माना जाएगा। तो ये आपका कल और बताया जाएगा। मैंने आपका 2 दिन एक ट्रायल में लगेगा, उसके बाद से आपका एक दिन में एक ट्रायल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायल को हमें डिटेल में देखना है और उसी तर्ज पर अन्य ट्रायल आपका चलेंगे। लेकिन याद रखिए आरोप से क्वेश्चन बनता है। जो इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरोप के बाद क्या होगा, तो जजमेंट आएगा। अब उन्मोचन नहीं, क्या आएगा, जजमेंट, या तो एक्विटल या कन्विक्शन। और जांच और विचारण में आप कहाँ से अंतर करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है तो आरोप से। तो उन्मोचन किस नेचर का है, तो चूंकि आरोप के निर्माण के पहले होता है तो ये किस नेचर का हो गया, जांच के नेचर का। धन्यवाद। कल और आपका पढ़ाया जाएगा।